जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि भारत का संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था के बारे में। यह पहला टॉपिक है और पहले हम लोग इसे सब्जेक्टिव वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं और ये पहला हमारा क्लास है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावना को अंगीकार किया था और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अत्यंत प्रेरणात्मक और महत्वपूर्ण भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह भारतीय संविधान का प्रस्तावना का आधार बना और सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, जिसके बाद इसी के आधार पर अन्य देशों के साथ साथ भारत ने भी अपने देश के संविधान में एक प्रस्तावना को शामिल किया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए मुख्य शब्दों का मतलब क्या है। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये स्टार्टिंग होता है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब क्या हुआ। तो भारत के संविधान का निर्णय और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा उन्हें सौंपा गया है। दूसरा है संप्रभुत्व संपन्न। लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती। ये संप्रभुत्व संपन्न का मतलब हुआ। तीसरा है समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब होगा कि संपदा सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है और इसे समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि और उद्योग के स्वामित्व को विनियमित करना चाहिए। आगे हम इसमें देखेंगे, आगे है कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो है नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और प्रभावों को सम्मान देती है। और एसआर बम्बई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा संवैधानिक दर्शन के गहरे रूप में समाई हुई थी। और बाल पाटिल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंगित किया कि धर्मनिरपेक्षता जो है की अवधारणा अपरिहार्य रूप से स्पष्ट करती है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। इसको हम याद रखिएगा आप लोग। आगे है इसमें लोकतंत्रात्मक। ये जो है सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वे अपने शासकों का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह बताते हैं। सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुसार चलती है। आगे हम इसमें देखेंगे गणराज्य का मतलब। गणराज्य है जो कि राज्य का मुखिया या एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न कि वंशानुगत पद होता है। अगला है न्याय। न्याय में होगा कि नागरिकों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। सरकार को सभी के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और खासकर जो है वंचित समूहों के लिए इसको काम करना चाहिए। प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं अलग अलग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। अगला यहाँ पे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता। तो नागरिकों पर कोई भी अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या सोचते हैं और वे अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना चाहते हैं और वे अपने विचारों को किस तरह से व्यवहार में लाना चाहते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें
समता। समता का मतलब क्या हुआ? तो कानून के सामने सभी समान हैं, पारंपरिक सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए, सरकार को सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। अगला है बंधुत्व या भाईचारा। हम सभी को एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। किसी को भी अपने साथी नागरिकों को कमतर नहीं समझना चाहिए। अगला है व्यक्ति की गरिमा। प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में इसको व्यापकता प्रदान की गई है कि जो व्यक्ति का गरिमा है या उसका निजता का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 में है। अगला है यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता। बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य माना गया कि वे अपने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते समय एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया, जो कि पहले नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे। तो आगे है कि प्रस्तावना के अंदर 4 मूल तत्वों को समाहित किए हुए जो हैं यहाँ पे संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करती है। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना भारत की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। इसके अनुसार भारत एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणराज्य राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा है प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को दर्शाती है जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। चौथा यहाँ पे है संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान लागू होने की तिथि को बताती है जो कि 26 नवंबर 1949 को इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे। तो आगे है कि भारत की प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपने विचार रखे थे जो बार बार हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है इसमें संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के क्रेडेंशियल समिति के जो अध्यक्ष थे सर लालती कृष्णा स्वामी अय्यर, शॉर्ट में इन्हें AK स्वामी अय्यर कहते हैं। इनके अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दूसरा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो सदस्य रहे थे KM मुंशी, उनके अनुसार प्रस्तावना जो है हमारी संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है कि सबसे प्रसिद्ध जो अंग्रेज राजनीतिक शास्त्र थे सर अर्नेस्ट वाकर, इनके अनुसार प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि प्रसिद्ध जो ज्यामितीय जो संविधान के विशेषज्ञ थे NA पालकीवाला, इनके अनुसार प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी गई थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर कई बार विवाद खड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया संविधान की प्रस्तावना को लेकर। तो पहला है इसमें कि बेरूबारी संघ मामले जो कि 1990 में हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये बेरूबारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय था। और इसके बाद जो केशवानंद भारती मामला हुआ 1973 में जो हुआ, उसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने ये 1960 होगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए 1960 होगा। और यहाँ पे केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा अपने पूर्ण के जो दिया था उसे अस्वीकार किया और प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना। वहीं LIC ऑफ इंडिया मामले में 1995 में जो हुआ, में पुनः उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है
और उसके बाद जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला जो हुआ 1967 में, उसमें प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है और प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो चलिए हम अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।